फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करता, आपका फाइनेंशियल गाइड भी है। और जब देश का इंश्योरेंस सेक्टर एक बड़े बदलाव का गवाह बन रहा है तो जाहिर तौर पर उसका फायदा आपको और हमें भी मिलेगा। इंश्योरेंस का नया कानून बनने के बाद एक इंश्योरेंस कंज्यूमर के लिए चीजें किस तरह से बेहतर होंगी, एक पॉलिसी होल्डर को पहले के मुकाबले कितने ज्यादा अधिकार मिलेंगे और उसे बाजार में मौजूद इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में से अपनी जरूरत का प्रोडक्ट चुनने में किस तरह के नए विकल्प मिलेंगे, इन सब पर आज चर्चा होगी योर मनी में। आज हम बने हैं आपके इंश्योरेंस गाइड। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और इस खास पेशकश में हमारे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत उस्तेगी, फाइनेंशियल प्लानर अर्नब पंड्या और हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। सबसे पहले लक्ष्मण जी, मैं आपसे बात करना चाहती हूं, लगातार आप इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, आपने तमाम एक्सक्लूसिव खबरें इंश्योरेंस बिल को के मद्देनजर यहाँ पे ट्रैक की हैं। ये समझना चाहेंगे आपसे कि इस बिल में एक कंज्यूमर के लिए क्या टेक अवे है। देखिए, इस बिल में एक तरह से कंज्यूमर के लिए कई सारी बातें हैं। आमतौर पर सुनने में ऐसा लगता है कि सिर्फ एफडीआई 26% से बढ़कर 49% हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल पॉलिसी होल्डर्स के लिए कई सारे फायदे की बात इसमें कही गई है। पॉलिसी होल्डर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जब इंश्योरेंस एजेंट आपके पास पॉलिसी बेचने आता है तो तरह तरह के दावे करता है पॉलिसी के बारे में। जब आप पॉलिसी ले लेते हैं तो पता चलता है वो दावा खोखला था, उसमें दम उतना था नहीं। अब ये प्रावधान किया गया है कि इंश्योरेंस एजेंट जो भी दावा करता है, अगर मिस सेलिंग करता है, गलत दावे करता है, गलत वादा करता है, तो उन सब के लिए इंश्योरेंस एजेंट जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि इंश्योरेंस एजेंट जिस इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार होगी। और मिस सेलिंग की हालत में कंपनी के ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कंज्यूमर के लिए कहा जाए तो। दूसरी बात यहां पर यह है कि कई बार आप क्लेम लेने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी ये कहकर आपका दावा खारिज कर देती है कि आपने शुरू में पॉलिसी लेते वक्त गलत जानकारी दी थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब कहा गया है कि 3 साल तक ही आप पॉलिसी को खारिज कर सकते हैं। 3 साल बाद आप इस आधार पर पॉलिसी को खारिज नहीं कर सकते हैं कि आपने गलत जानकारी दी थी। तीसरी बात कि इंश्योरेंस एजेंट के कमीशन क्या होंगे, मैनेजमेंट के एक्सपेंस क्या होंगे, ये सारा कुछ आईआरडीए जो कि रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का वो तय करेगा। साथ ही साथ इंश्योरेंस एजेंट के लिए, सर्वेयर के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा आईआरडीए, जो ये बताए क्या होना चाहिए। तो ये एक बड़ी पारदर्शिता आएगी इस पूरे सेक्टर में। चौथी बात यह है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो तकनीक थी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस पर पाबंदी लगा दी जाएगी और इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा आपको कागज में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब डीमैट फॉर्म में इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का कानूनी अधिकार भी यहां पे मिल गया है। और वित्त मंत्रालय का तो दावा यहां तक है कि जब विदेशी निवेश आएगा, बाहरी कंपनियां आएंगी तो अच्छे प्रैक्टिस होंगे, अच्छे कॉम्पिटिशन होंगे और आखिरकार लोगों को सस्ते प्रीमियम में, कम प्रीमियम में इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सकेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पे तमाम टेक अवेज हैं एक पॉलिसी होल्डर के लिए और इन पर हम विस्तार से बात करेंगे आगे हमारे आज के एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन इसी के साथ साथ लक्ष्मण जी, अगर मैं पेंशन सेक्टर पे फोकस करना चाहूं तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 49% का एफडीआई का रास्ता अब साफ हो जाएगा। पेंशन कंज्यूमर के लिए अब ये कितनी बड़ी खुशी की बात है या राहत की बात है? ये बिल्कुल रास्ता साफ नहीं हो जाएगा, बिल्कुल रास्ता साफ हो गया है। अब सिर्फ आईआरडीए को एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, क्योंकि पीएफआरडीए एक्ट में ही इस बात का प्रावधान है कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा जितनी बढ़ेगी उसी अनुपात में पेंशन सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ेगी। पेंशन सेक्टर में 26% से बढ़कर 49% एफडीआई हो जाएगा। एक ऐसे वक्त में, खासतौर से तब जब आईआरडीए यहाँ पे, पीएफआरडीए यहाँ पे नए नए पेंशन सेक्टर के लिए गाइडलाइंस लाने जा रहा है, नए पेंशन प्रोडक्ट के लिए गाइडलाइंस लाने जा रहा है, ऐसे सेक्टर में ये फैसला आया है तो एक बड़े फायदे की बात है। और दूसरी बात, पेंशन सेक्टर अभी भी काफी कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर नहीं फैला है, तो ये विदेशी निवेश की सीमा बढ़ने से पेंशन सेक्टर में नए नए प्रोडक्ट आएंगे, नए नए रिटायरमेंट प्रोडक्ट यहां पे आ सकते हैं और यहां भी वो फायदा मिलने की संभावना जो फायदा में इंश्योरेंस सेक्टर में उम्मीद किए जा रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स से लक्ष्मण। लेकिन अब इस तमाम चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और मेरा पहला सवाल होगा अब हेमंत से। हेमंत जी, ये समझना चाहेंगे कि इस बिल के तहत आईआरडीए के पास बहुत सारी पावर्स आने वाली हैं। थोड़ा सा विस्तार से समझाइए कि मैं एज ए पॉलिसी होल्डर अगर आईआरडीए के पास स्पेसिफिक पावर्स आ जाती हैं तो मुझे किस तरह से फायदा होगा? देखिए, अभी तक जो भी एक्सपेंसेस या जो भी चीजें इन्वेस्टर्स को जो पॉलिसी होल्डर्स को चार्ज की जाती थी वो इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से की जाती थी। अभी जो नया बिल पास हुआ है उसमें सारी जो पावर्स हैं वो आईआरडीए के पास आ गई हैं। यानी ये कुछ एरियाज में फोकस करेंगे कि आप जो हम कॉस्ट रैशनलाइजेशन की बात करते हैं कि कितना आप कमीशन दे सकते हैं, कितनी आप कॉस्ट ले सकते हैं, वो सारी की सारी जब रेगुलेटर के पास आएंगी, क्योंकि जो इंटरेक्शन होगा इंडस्ट्री से, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोएक्टिव होगा और
दोनों का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए आई थिंक यहाँ पे काम होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको ये फायदा होगा, क्योंकि कॉस्ट जो अगर रैशनलाइज होती है तो उसका फायदा सीधे सीधे उन पॉलिसी होल्डर्स को ही मिलता है। अर्नब जी, यहाँ पर मिस सेलिंग पर अगर मैं फोकस करना चाहूँ तो मिस सेलिंग पर कितनी रोक लग सकेगी अब नए इंश्योरेंस बिल के तहत? अब देखिए, आज का एक बड़ा प्रॉब्लम इंश्योरेंस सेक्टर में यह है कि कोई सामान्य कंज्यूमर है, उनको काफी सारे पॉलिसीज मिस सेल किए जाते हैं, इस तरह से बेचे जाते हैं, यानी कि ऐसा बता के कि आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाले, जबकि एक्चुअली वो नहीं है। तो ये जो शिफ्ट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इंश्योरेंस कंपनी पे आएगी, तो ये बात पर एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रहेगी, क्योंकि इस प्रकार का शिफ्ट होने से ऐसा मानना चाहिए कि एक हेल्दी प्रैक्टिस आएगी जिसमें कंपनीज खुद अपने एजेंट्स को डिसवेड करेंगे कि वो इस प्रकार का मिस सेलिंग न करे और कंपनी प्रोएक्टिवली स्टेप्स ले। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखनी जरूरी है कि ये जो जुर्माना है वो कब लगेगा, क्योंकि अगर यहां पर एक एस्केप रूट है कंपनीज के लिए और एक ऐसा प्रावधान अगर ऐसा माना जाता है कि अगर कंपनीज ने एफर्ट किया और फिर भी मिस सेलिंग हुआ तो वो जवाबदार नहीं है, तो इसमें एक कंज्यूमर के लिए एक रुकावट आ जाएगी। इसीलिए किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज की है, तो ऐसा मानना चाहिए कि उनका बिहेवियर अपने एजेंट्स की तरफ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा, जिससे एक्चुअल कंज्यूमर को फायदा होगा। लेकिन एस्केप रूट्स किस प्रकार के हैं उस पर भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि फाइन प्रिंट में कंपनीज अपनी जवाबदारी से छूट जाए और कंज्यूमर जहां का है वहां पर ही रह जाए। क्लियरली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसा होगा ये देखना है। इंश्योरेंस बिल में पॉलिसी होल्डर को ध्यान में रखते हुए तमाम चीजें तमाम कानून बना तो दिए हैं जो उनके फायदे के लिए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगे। मिस सेलिंग के अलावा फ्रॉड पर क्या नया आया है इस इंश्योरेंस बिल में, और साथ ही नॉमिनेशन रूल को लेकर भी क्या बदलाव किए गए हैं, इस पर करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। इंश्योरेंस बिल पास होने के बाद एक पॉलिसी होल्डर के लिए क्या है फायदे की बात, इसमें हम कर रहे हैं चर्चा योर मनी पे। आज मेरे साथ बने हुए हेमंत सिस्टिकी और अर्नब पंड्या। मेरा अगला सवाल हेमंत जी आपसे है, नए बिल के तहत यहाँ पर एजेंट्स की जो कमीशन है उनके बढ़ने की बात सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मिस सेलिंग बढ़ती ही जा रही है, अगर एजेंट्स की कमीशन यहाँ पर बढ़ जाएगी तो कैसे IRDA का रोल आएगा मिस सेलिंग को रोकने के लिए और एजेंट्स की कमीशन पर कंट्रोल करने का? देखिए कविता, यहाँ पे दो एस्पेक्ट हैं। ये बात सही है कि कुछ समय पहले IRDA चेयरमैन ने कहा था कि कुछ जो बाकी कंट्रीज हैं वहां पे इंश्योरेंस की जो कमीशन होती है वो ज्यादा होती है, तो शायद उसको कहीं ना कहीं अलाइन करने की जरूरत है। यहाँ पे दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ओवरऑल, जब मैंने जैसे पहले कहा, कॉस्ट अगर रैशनलाइज हो रही है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो पॉलिसी होल्डर्स उनकी कॉस्ट कम होगी। अगर कमीशन बढ़ता भी है, जिस तरह से इस बिल ने फोकस किया है मिस सेलिंग को रोकने के लिए और जिस तरह की पेनल्टीज की बात हुई है, हालांकि उसमें कुछ कुछ इश्यूज हैं, जैसे अर्नब ने अभी बात की किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन जो इश्यूज हैं यहाँ पे जो फोकस किया गया है मिस सेलिंग के ऊपर, मुझे लगता है वो डिसवेड करेगा इंश्योरेंस कंपनी को। वो इंटरनल प्रोसेसेस को इतना स्ट्रांग बनाएंगे या अपने एजेंट्स के ऊपर उस तरह से मुझे लगता है कि लगाम लगाएंगे कि कहीं ना कहीं जो मिस सेलिंग है अगर वो कमीशन की वजह से होती है तो शायद उसमें डेफिनेटली आपको आगे जाके कमी दिखेगी। तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, पेनिट्रेट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कमीशन भी देखना है एजेंट्स के लिए, कॉस्ट ओवरऑल आपको पॉलिसी होल्डर के पॉइंट से देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मिस सेलिंग उसको रोक रहे हैं, और जिस तरह की पेनल्टीज हैं यहाँ पे, मुझे लगता नहीं कि अभी हो सकता है उसको समय लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इमीडिएटली शुरू हो जाएगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली मिस सेलिंग जो पहले हुआ करती थी उसमें कमी मिलेगी। बिल्कुल। यहाँ पर अर्नब जी फ्रॉड पे भी मैं फोकस करना चाहूंगी। इंश्योरेंस फ्रॉड को लेकर भी यहाँ पर जो फ्रॉड के मामले हैं 3 साल के बाद भी उनका जो दावा है वो खारिज यहाँ पर नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? एज ए पॉलिसी होल्डर मैं इसको कैसे समझूं? नहीं, एज अ पॉलिसी होल्डर आपको ये समझना चाहिए कि मान लीजिए आपने कोई चीज बताई न हो अपने पॉलिसी में, जब पॉलिसी आपने ली है, तो
3 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती, यानी कि आपने वो कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस दिखाई ना हो तो 3 साल के बाद उनको आपका क्लेम ऑनर करना पड़ेगा। अभी 3 साल के पहले जब वो इस प्रकार का रिजेक्शन कर सकते हैं, वहां पर एक और क्लॉज है जो कहता है कि वो फ्रॉड के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि अगर आपने फ्रॉड किया हो और आपने इंफॉर्मेशन सही नहीं दी हो तो आपका 3 साल के पहले क्लेम लाइफ इंश्योरेंस में रिजेक्ट हो सकता है। तो ये फ्रॉड का जो पूरा टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आपका 3 साल के पहले कोई डिस्प्यूट होता है कि आपने इस प्रकार का इंफॉर्मेशन दी थी या नहीं दी थी, तब ये पूरा क्लॉज जो इम्प्लीमेंट होगा उस पर ये फ्रॉड का इश्यू ध्यान में रखा जाएगा कि अगर आपने विलफुल मिस्टेक की हो तो ये फ्रॉड की तरह गिना जाएगा, लेकिन अगर आपने बाय जानकारी के बिना कुछ छोटी चीज नहीं मेंशन की हो तो उससे आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन उसके सामने एक और चीज भी है कि काफी सारे फ्रॉड एक्चुअली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होते हैं, तो इससे क्या ये फ्रॉड और सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे, ये भी एक प्रश्न है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इंश्योरेंस बिल में खासतौर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया को लेकर भी बहुत अहम बदलाव किए गए हैं, वो क्या है? देखिए, अभी जो प्रोविजन है, आप एक नॉमिनी रखते हैं तो आपके हो सकता है कि लीगल हेयर वो ज्यादा हो, तो अभी क्या प्रोसेस है, जो भी नॉमिनी है उनको पैसा मिलता है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं फैमिली में डिस्प्यूट हो सकते हैं या कहीं इश्यूज हो सकते हैं, क्लेम्स आ सकते हैं, तो वो जो प्रोसेस था थोड़ा कम्बरसम था। अभी जो नया कानून में जो प्रावधान है वो मल्टीपल नॉमिनेशन की प्रोविजन करता है, यानी एज ए पॉलिसी होल्डर अगर आप चाहें कि एक से ज्यादा नॉमिनी करना चाहें और ये भी डिसाइड करना चाहें कि किसको कितना प्रोपोर्शन में वो मिलना चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक उनके लिए एक सुविधा है कि वो जिस तरीके से चाहे अपनी नॉमिनेशन कर सकते हैं, एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा जितना भी बांटना चाहें वो बांट सकते हैं। तो जो डिस्प्यूट जनरली हमको देखने में मिलते हैं वो उनसे काफी हद तक इसमें बिल्कुल, तो यानी हम कह सकते हैं कि सरल कर दिया है पूरे नॉमिनेशन की प्रक्रिया को यहाँ पे काफी हद तक। जी बिल्कुल। अर्णव जी, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियों को डीमैट के फॉर्म में भी इंश्योरेंस बेचने का अधिकार दिया जा रहा है, पॉलिसी होल्डर के तहत मैं कैसे समझूं इसको? ऐसा पॉलिसी होल्डर ये आपके लिए अच्छा ही है। डीमैट में पॉलिसीज आएंगी, सब पेपर वर्क चला जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि इसको बचा के रखना है, इसका क्या होगा। और क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खास करके एक लंबी ड्यूरेशन के लिए होती है, तो अगर ये प्रक्रिया और सिंपल हो जाए तो आपके लिए एक फैसिलिटी एडिशनल है और इससे आपको आसानी होगी। तो एज अ पॉलिसी होल्डर यू शुड वेलकम दिस, क्योंकि ये आपके लिए एक ईज ऑफ प्रोसीजर हो जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं इंश्योरेंस बिल में से निकली आपकी काम की बात, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारा फोकस होगा हेल्थ इंश्योरेंस पर। बने रहे हमारे साथ। स्वागत है आपका योर मनी की इस खास पेशकश में, जहां पर हम इंश्योरेंस बिल पास होने के बाद एक पॉलिसी होल्डर के काम की बात क्या है उस पर कर रहे हैं चर्चा। मेरे साथ बने हुए हेमंत सिद्दीकी और अर्णव पंड्या। हेमंत जी, अब हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, जिसको अब जनरल इंश्योरेंस से अलग कर दिया गया है। एज ए पॉलिसी होल्डर ये एक काम मेरे ख्याल से काफी समय से करने की कोशिश हो रही थी और ये जरूरी भी था इस तरह का बदलाव, लेकिन पॉलिसी होल्डर के तहत अगर मैं समझना चाहूं तो मेरे लिए कितना बड़ा बदलाव होगा ये? आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बिल पास हुआ है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा एरिया कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो नेग्लेक्टेड है, क्योंकि वो जनरल इंश्योरेंस का हिस्सा है। उसमें सब कुछ आ जाता है, फायर हाउस, जो भी आपके जो दूसरे जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है वो सबका हिस्सा हो जाता है। अभी जो डेफिनेशन दिया है उसको उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस को अलग कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिसीज बनेंगी वो अच्छी बनेंगी। जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले यहाँ पे, जैसे हम फॉरेन ट्रेवल करते हैं पहले तो हमको एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिलता था। अब जो नए बिल के तहत जो बात हो रही है कि जो डोमेस्टिक ट्रेवल भी उसमें इंक्लूड होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफी वैरायटी मिलेगी। और इस पर्टिकुलर सेक्टर में और इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे लगता है निश प्लेयर्स आएंगे। जैसे कैपिटल की यहाँ पे बात की है, 100 करोड़ से 50 करोड़ पे कम किया गया है। हालांकि कोई भी जो सीरियस प्लेयर है इस स्पेयर में वो 100 करोड़ की कैपिटल लेके ही आएगा, लेकिन मुझे लगता है कम करने से जो निश प्लेयर्स हैं बाहर के, जो नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, वो इसमें आएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे एज ए पॉलिसी होल्डर और समवन जिसको चाहिए ये पॉलिसी,
काफी अच्छी ऑप्शंस मिलेंगी मुझे, वैरायटी मिलेगी मुझे, और मुझे लगता है कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज भी सस्ती होंगी। बिल्कुल, आपने कहा यहाँ पे वैरायटी मिलेगी और काफी इनोवेटिव पॉलिसीज भी आएंगी, लेकिन अर्नब जी, इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ जाएगा? चूंकि ये मार्केट अब इतना खुलेगा, इतने सारे नए प्लेयर्स आएंगे, प्रीमियम का किस तरह से एक पॉलिसी होल्डर के लिए राहत की बात है ये? देखिए, जैसे जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब सेक्टर्स में आप देखेंगे कि नए प्लेयर्स आएंगे तो प्रीमियम का जो कैलकुलेशन है वो सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। यानी कि वन साइज फिट ऑल नहीं होगा, लेकिन आपके लिए इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम तय किया जाएगा। और इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि काफी सारे लोगों के लिए प्रीमियम जरूर बढ़ेगा, लेकिन काफी लोगों के लिए जिनकी हैबिट्स अच्छी है, जिनका बिहेवियर अच्छा है, खास करके हेल्थ में और कार इंश्योरेंस और उस प्रकार में, तो वहां उनका प्रीमियम एक्चुअली घटेगा। तो इसमें क्या है कि आपके अच्छे बिहेवियर के लिए आपको रिवॉर्ड्स एक कम प्रीमियम के हिसाब से मिलेगा, और यूनिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स पे ये आधारित रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे काफी हद तक आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा प्रीमियम, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आएंगे। लेकिन अगला सवाल आता है हेमंत जी, पेंशन सेक्टर पर। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे फर्स्ट सेगमेंट में कि यहाँ पे पेंशन सेक्टर के लिए काफी सारे नए प्रोडक्ट्स का इंतजार हम कर ही रहे थे, और अब एक तरह से उसका रास्ता खुल गया है। तो एक पेंशन कंज्यूमर के लिए मैं किस तरह की चीजें आप एक्सपेक्ट करूं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि पूरा फोकस जो है वो इंश्योरेंस के ऊपर है। कहीं ना कहीं ये भूल जा रहे हैं कि इसके साथ में जो पेंशन सेक्टर है वहां पे भी एफडीआई की लिमिट बढ़ाई गई है। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक वो ऐसा सेक्टर है जिसपे काफी समय से सरकार कोशिश कर रही थी कि ये एफडीआई लिमिट बढ़नी चाहिए, क्योंकि दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो कैपिटल की जरूरत है, दूसरा जो बाहर के जो पेंशन फंड्स हैं उनके पास जिस तरीके के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उपलब्ध होंगे यहाँ पे। तो आई थिंक जो आज आपकी लिमिटेड ऑप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं ऑप्शन बढ़ जाएगी। वहां के जो सोफिस्टिकेटेड जो फंड मैनेजमेंट या जो जिस तरीके के वहां से मैनेज किया जाता है उन फंड्स को, वो यहाँ पे आएगा। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ कैसे मैनेज होगा, ओवरऑल मुझे लगता है ये काफी अच्छा स्टेप है। जो भी लोग अपनी आगे पेंशन के लिए प्लान करना चाहते हैं, काफी ऑप्शंस आगे जाके इन्वेस्टर्स को मिलेंगे। बिल्कुल। साथ ही अर्नब जी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के फॉरेन फंड्स की उम्मीद कर रहे हैं हम इंश्योरेंस बिल पास होने के बाद। इससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस की रीच भी बढ़ेगी? और साथ ही अगर पेंशन सेक्टर को मैं ध्यान में रखूं तो वो भी मेट्रो से निकलकर अब टियर 2 या टियर 3 सिटीज पर पहुंच पाएंगे इस तरह के प्रोडक्ट्स? मेरे हिसाब से अगर काफी सारे फॉरेन प्लेयर्स आते हैं तो पेंशन मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट का बढ़ना इज वर्चुअली अ गारंटी, क्योंकि इन नई कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स को पेनिट्रेट करने में, वॉल्यूम बढ़ाने में यही एक तरकीब रहेगी कि वो नए शहरों में, नए छोटे टाउन्स में जाए। और मुझे काफी सारे बेनिफिट्स दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज देखिए आप पेंशन सेक्टर में आज आपके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं विच हेल्प यू एक्यूमुलेट वेल्थ टिल यू रिटायर, लेकिन उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा प्रोसेस है वहां आपको प्रोडक्ट्स कम मिलते हैं, तो वहां आपको बढ़ावा मिलेगा, आपको स्पेसिफिक एज के लिए टारगेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो वेरिएशन जो आएगा वो खास करके छोटे शहरों में और दूसरे लोगों के लिए ये भी काफी एक अट्रैक्टिव पॉइंट रहेगा। और इससे मुझे लगता है कि आगे काफी डेकेड्स में, खास करके अगले 1-2 डेकेड में, ये पूरा सेक्टर एक ग्रोथ इंजन बन जाएगा फाइनेंशियल सेक्टर में। बिल्कुल, तो यहाँ पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने में उनको काफी सहायता तो मिलेगी कंपनीज को, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में जो चीज पास हुई है इंश्योरेंस बिल में, पॉलिसी होल्डर के नतीजे में कैसे समझूं इसको? तो कहीं ना कहीं वो जुड़ा है मिस सेलिंग से, कि जिस तरह का जो स्ट्रक्चर था पहले, जो क्या है कि अब नए कानून में कहा गया कि हर जो भी एजेंट है, जो भी जुड़ा हुआ है इंश्योरेंस सेलिंग से, उसको IRDAI से रजिस्टर होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो बदलाव आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिस सेलिंग को ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं, ताकि कहीं पे अगर लूप होल हो, जिस तरह से अगर एक एजेंट है उसके और जो उसके अंदर जो काम कर रहे हैं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, किस तरह की मिस सेलिंग कर रहे हैं या किस तरह का जो काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो आई थिंक ये जो चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं मिस सेलिंग को फाइनली जाके रोकेंगे। क्लियरली, तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस बिल पास हुआ है, पास होने के बाद इसको काफी कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड अप्रोच यहाँ पर अपनाई गई है, लेकिन सवाल अब यही उठता है कि ये चीजें इम्प्लीमेंट कैसी होगी, ये हमें देखना होगा। इस खास चर्चा में हमने आपको आपके मतलब की बात बताई है, जिसके लिए हेमंत आपका और अर्नब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे दीजिए इजाजत इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।